नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के सीमा पर कोविड टेस्ट के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। देहरादून के आशा रोडी चेक पोस्ट पर आज भी कोविड टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आज भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। वहीं न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद आनन फानन में प्रशासन द्वारा 11 बजे के आसपास एक प्राइवेट लैब के कर्मचारी को बुलाया गया। तहसीलदार जयपाल राणा ने कहा कि बॉर्डर पर केवल हाई लोड सिटी से आने वाले लोगों का ही RT-PCR टेस्ट होगा, जिसकी कीमत 2400 रुपए होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज भी वैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है जैसी कल थी। निर्देश मिले हैं कि यहाँ पे जो है SLR ऑर्थोपेडिक वालों द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा। ये प्राइवेट संस्था है और इनके द्वारा यहाँ पे आज शुरू किया जा रहा है। अभी स्टार्टिंग है, तो देखो आज से यहाँ पे काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, किन लोगों का टेस्ट होगा? कुछ जो लोग हाई जोन से आ रहे हैं तो उन लोगों का यहाँ पे टेस्ट होगा। क्या दर होंगे? इसकी 2400 रुपये रखी है। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। हालत ये है कि 34,000 के पार कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा उत्तराखंड में पहुंच चुका है, लेकिन हालात बताते हैं कि अधिकारियों की नींद अभी भी नहीं टूट रही है। 4 दिन पहले मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया था कि बॉर्डर पर लगातार जो यात्री आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट होगा, उनसे बाकायदा पूरे कागजात मांगे जाएंगे। जो खासकर हाई लोड जो 31 सिटीज़ जो पहले से चिन्हित की गई हैं, वहाँ से जो भी यात्री आएंगे या तो वो अपना कोविड टेस्ट करा के लाएंगे या फिर इस बॉर्डर पर उनका RT-PCR टेस्ट होगा। लेकिन आज 4 दिन कंप्लीट हो गए। आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर्स की टीम मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही वो रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, ना ही RT-PCR कोई टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। जो भी यात्री हाई लोड सिटी से हों, चाहे अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में एंटर करने वाले यात्री हों, वो सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उनसे मांगा जा रहा है और उसके बाद उनको यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है। बड़ी गफलत ये भी यात्रियों में है, वो घंटों से यहाँ पर परेशान है, क्योंकि शासन ने समय समय पर जो एक के बाद एक दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं, वो लोगों के बीच वो निर्देश पहुँच नहीं पाते। हालात ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहीं पर अपना स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट की कनेक्टिविटी इतनी वीक है कि आप देखिए ये जो युवक यहाँ पर खड़े हैं, करीब दर्जन भर लोग, ये सभी के सभी मोबाइल में जो स्मार्ट सिटी ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट की कनेक्टिविटी बेहद डाउन होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा लोगों को घंटों यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन दिनों शिकायतकर्ताओं की भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है। ऑफिस के कर्मचारियों के संक्रमित आने की वजह से जिलाधिकारी ऑफिस में पब्लिक एंट्री बैन है। लोगों की परेशानियों के लिए कार्यालय में ही ड्रॉप बॉक्स रखा गया है। DM ऑफिस का जायजा लिया हमारी संवाददाता भारती सकलानी। उनमें कोविड पेशेंट्स मिलने के साथ ही कामकाज भी प्रभावित होने लगा है। हालांकि कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक की एंट्री बंद कर दी गई है। DM ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हमेशा गुलजार रहा करता था DM ऑफिस, लेकिन इन दिनों यहां पर पब्लिक के आने की मनाही के चलते किस तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये कहा गया है कि ड्रॉप बॉक्स में वो अपनी शिकायतें यहाँ पर डाल दें, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। लोग आ रहे हैं लगातार। अगर हम DM ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर कोरोना कई कर्मचारियों को भी हो चुका है, जिसके बाद खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। जो जनता दरबार लगता था उसको भी यहाँ पर फिलहाल बंद किया गया है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर कोटद्वार में कोरोना संक्रमण महामारी का रूप लेता जा रहा है। कोटद्वार के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में भी कोरोना के चलते कंपनी में कामकाज ठप हो गया है। ग्रोथ सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कंपनी को सील कर दिया गया। साथ ही संक्रमण की चपेट में आए 8 मैनेजर को आइसोलेट किया गया है। कंपनी में कोटद्वार शहर के 800 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। KMC में एक मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ पे जो एक स्टोर मैनेजर था तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो एहतियातन वहाँ के जो और मैनेजर थे, 8 मैनेजर हैं, उनको हमने क्या आइसोलेट कर दिया है और बाकी जो कंपनी है उसको हमने 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। वो वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। IG गढ़वाल अभिनव कुमार ने गढ़वाल रेंज के 7 जिलों के उन कुख्यात अपराधियों की लिस्ट सभी जिलों से मंगवाई है जो जिले में कभी भी बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं।
साथ ही सभी जिलों के कप्तानों को इन अपराधियों पर सख्त नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। अभिनव कुमार का यह मानना है कि कोरोना महामारी के बाद ये अपराधी फिर से सक्रिय हो सकते हैं और बेरोजगार युवाओं को भ्रमित कर इलाके में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। भले ही इस टॉप 10 लिस्ट में कुछ कुख्यात अपराधी जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही उनसे मिलने वालों पर भी पुलिस अब नजर रखेगी। सभी जनपदों से जो उनके दुर्दांत अपराधी थे उनकी टॉप 10 की करंट और जो करंटली एक्टिव हैं उनकी लिस्ट कंपाइल करने को कहा था। तो वो लिस्ट सभी जनपदों से आ गई है। संभवतः एक जनपद से अभी आनी बाकी है। तो जैसे ही वो पूरी लिस्ट आती है तो फिर अब इस पे हम लोग अभियान चला के कार्रवाई करेंगे कि जो भी ये टॉप 10 में चिन्हित अपराधी हैं इन पे लगातार कड़ी नज़र रखी जाए। और अब खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। मंगलवार की शाम कर्णप्रयाग के पास भारी मलबा आ जाने के चलते मार्ग बंद हो गया था। करीब 15 घंटे के बाद मार्ग खुला गया। मार्ग खुलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। हाईवे बंद होने के चलते दोनों ओर फंसी गाड़ियों में लोगों को अपनी रात हाईवे पर ही गुजारनी। उधर देहरादून के राजपुर रोड पर अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक में सवार 3 में से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मामला देर रात का है। डालनवाला थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिए बयान पर बीजेपी विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत ने पलटवार किया है। दिलीप रावत ने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर ध्रुवीकरण का काम कांग्रेस के नेता ही किया करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरीश रावत खुद मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए कई जतन कर चुके हैं और जब उनको इसका भी फायदा नहीं मिला तब उनके सुर बदल गए। राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। हमने केवल हिंदू संस्कृति की सुरक्षा के लिए, उसकी संरक्षण के लिए हमने संघर्ष किया और आज इसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बन गया। हरीश रावत जी स्वयं मस्जिदों में गोल टोपी पहनकर और अपना रोजा अफ्तारी कर कर लोगों को, मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को जो है वो अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते रहे। अब उसमें असफल हो गए तो अब वो पुनः इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रहे हैं। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा में दफन हुए कंकालों की अब खोजबीन की जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 टीमें इसके लिए सर्च अभियान चलाएंगी। आईजी गढ़वाल ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। जो हमारे पास गुमशुदा लोगों की संख्या है और जितने शव बरामद हुए हैं उसमें अभी भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। तो निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि अभी भी वहाँ जो केदारनाथ और रामबाड़ा में कई जगह जहाँ मलबा पड़ा है तो वहाँ शवों के दबे होने की संभावना है। अब हालांकि चूँकि अब लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं उस त्रासदी को, तो किस हालत में वो शव होंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उनकी ढूंढ के लिए हम लोगों ने 10 टीमें हमने बनाई हैं एसपी रुद्रप्रयाग के निर्देशन में। रिहायशी इलाकों में आने वाले गुलदारों को अब रेडियो कॉलर किया जाएगा ताकि उन पर हर वक्त नजर रखी जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 गुलदारों को कॉलर लगाया जाएगा। गुलदार के हमलों के लिए उत्तराखंड टॉप के राज्यों में शामिल है। यहाँ बाकी जंगली जानवरों के साथ ही सबसे ज्यादा लोग गुलदार के हमले में मारे जाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व का रायवाला क्षेत्र तो इस मामले में हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 5 साल में रायवाला में गुलदारों ने 26 से ज्यादा लोगों का शिकार किया। अब इसी इलाके में 5 गुलदार को सबसे पहले कॉलर किया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन और देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में 5-5 गुलदार को कॉलर करने की योजना है। ऐसा वन्यजीव है जिसके कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं, तो उनकी बेहतर जानकारी और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में इसका एक कंपोनेंट है जिसमें लेपर्ड्स को रेडियो कॉलर करने की योजना है। तो इसके लिए GIZ द्वारा 15 रेडियो कॉलर भी उपलब्ध कराए गए हैं वन विभाग को।
रेडियो कॉलर लगाने से आबादी वाले इलाकों में आते ही इन गुलदारों की पल पर की लोकेशन मिलती रहेगी। गुलदार के आने का रास्ता भी पता चल सकेगा। साथ ही ये जानकारी भी मिल पाएगी कि गुलदार किस समय जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं। तो जो रेडियो कॉलर वो हैं हमारे गुलदार हैं जिन पे सैटेलाइट कॉलर लगाई जाएंगी, तो ये कहीं भी जाएंगे, इनको सैटेलाइट के माध्यम से इनकी लोकेशन हमें लगातार मिलती रहेगी। तो इनका रेंजिंग पैटर्न और बिहेवियरल पैटर्न इसके बारे में हमको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। है तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको अगर हम रेडियो कॉलरिंग कर देंगे तो उससे इनका मूवमेंट हमें पता लगेगा, और उससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अगर मूवमेंट में हमें लगता है कि आबादी के बहुत पास आ गए हैं ये, तो थोड़ा जो पेट्रोलिंग है और जो इस तरह के प्रिकॉशंस हैं लोगों को अलर्ट कर देना। पूरे भारत में ऐसा पहली बार होगा जब 15 गुलदार को रेडियो कॉलर किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि गुलदार और मानव के बीच के संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। लॉकडाउन के साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए मार्च में कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। अब 6 महीने बाद उनमें से कुछ नंबर या तो अपडेट नहीं हुए हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल में उत्तराखंड में आने वाले लोगों की मदद करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। कुछ जिलों ने अपने अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, जिसमें कुछ नंबर तो काम कर रहे हैं, जबकि देहरादून जिले की स्थिति ये है कि यहाँ कई नंबर या तो काम नहीं कर रहे या फिर लग ही नहीं रहे। लगते ही नहीं है, कभी लगाओ तो आउट ऑफ रीच आते हैं, कभी यहाँ दिखाता है कि नंबर ही नहीं है वैलिड। तो हम क्या करें इसमें? अब जो घर पे मजबूर आदमी बैठा है, अगर वो उसके सहारे रहेगा तो क्या करेगा, बताइए आप। आपने खुद भी ट्राई किया? जी मैम, बहुत बार ट्राई कर लिया, लगता ही नहीं है एक भी नंबर। कभी कभी लग जाता है बाई चांस, कभी कभी नहीं लगता है। अपडेट होने चाहिए मगर अपडेट नहीं है वो, उनको जितना भी ट्राई कर रहे हैं मगर कोई नहीं मिलता नंबर, उसमें से मिलते ही नहीं नंबर, अधिकांश तो ज़्यादातर मिलते ही नहीं। वहीं देहरादून प्रशासन का कहना है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर बंद किए गए क्योंकि उन पर कॉल नहीं आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि जो नंबर काम कर रहे हैं वो नंबर वेबसाइट पर नजर ही नहीं आ रहे। लॉक शुरू हुआ था तो लोगों का फ़ोन आना बहुत कम हो गया था, केवल ई पास के लिए कहने लगे थे। अब वही भी जब फेज़ 3 हो गया, फेज़ 4 हो गया, तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, तो 15-20 दिन हो गया, उसको हमने जिलाधिकारी के अनुमोदन लेकर उसको बंद कर दिया गया है। बाकी हमारा आपदा कंट्रोल रूम में 4 नंबर हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। राज्य भर में जारी किए गए लगभग सभी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल जारी है, लेकिन इन नंबरों को अभी तक सोशल साइट्स पर अपडेट नहीं किया गया, जैसे ये नंबर लोगों की पहुंच से दूर हैं और लोगों को लगता है कि नंबर लगते ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजपुर रोड, सर्वे चौक और घंटाघर में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर जागरूक किया। कोरोना के बढ़ते केस पर राज्यपाल ने चिंता जताते हुए लोगों से अपील की कि वो जागरूक रहें और दूसरों को भी करें। मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही आमजन खुद को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर मनाए जा रहे सेवा सुरक्षा सप्ताह के तौर पर जन सेवा के प्रयास की तारीफ की। ये कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है, उत्तराखंड में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं या जनमानस है, उनमें अभी इतनी जागरूकता आ नहीं रही है। उनको जागरूक करने के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए ये मतलब ज़्यादा नहीं फैले, इसे रोकने के लिए मुझे आज खुद आना पड़ा है इस चौराहे पे खड़े होके कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो और हम कोरोना को जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त करें। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मानसून के चलते सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों के गड्ढे और आधी अधूरी सड़कों पर निर्माण कार्य न होने से लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया और जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के आदेश भी दिए हैं, जिससे सड़कों के निर्माण में तेजी आए। और एक तो बहुत साफ तौर पे कहा है कि जो उनकी गुणवत्ता बिल्कुल उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और जल्दी काम शुरू होना चाहिए। हालांकि काम बीच में लॉकडाउन को लेके या फिर कोविड के कारण और बरसात के कारण कुछ विलंब आया था, लेकिन मैंने कहा बहुत तुरंत उनको शुरू कराएं और जगह जगह जहां भी इस प्रकार के जो हमारे यहाँ स्वीकृति हुई है उनको शुरू करें। कोरोना का असर कुमाऊं मंडल विकास निगम की कमाई पर भी पड़ा है। अब तक केएमवीएन को 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
हालांकि इस घाटे को पूरा करने के लिए निगम ने नए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत खनन और पेट्रोल पंप के विस्तार का काम शुरू होगा। केएमवीएन का कहना है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारियों को भी पूरी सैलरी दी जा रही है और साथ ही सरकार से भी धनराशि देने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसमें 2 करोड़ आपदा मद से स्वीकृत हो चुका है, जो जल्द ही मिल जाएगा। जितना टूरिज्म में हमारा लॉस था वो हम लोग दूसरे अपने सेक्टर्स के माध्यम से कंफर्टेबली चला पा रहे हैं। जैसे कि आज भी हमारे ज़्यादा सैलरीज में लॉसेस नहीं हैं। अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग लॉसेस की बात करूँ तो वो हम माइनिंग एवं गैस के माध्यम से कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक भी अगर हमारा टूरिज्म थोड़ा थोड़ा रिवाइव करने लगता है, वी वुड। रामनगर के रिजॉर्ट्स अब पर्यटकों के लिए कुमाऊनी और गढ़वाली व्यंजन परोसने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें यहाँ के खान पान की जानकारी तो होगी ही और साथ ही साथ यहाँ के खाने से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ने वाली है। रामनगर में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जो अक्सर यहाँ के रिजॉर्ट्स में रुकते हैं। अब यहाँ के रिजॉर्ट्स में पहाड़ी जायके का भी सैलानी लुत्फ उठा सकेंगे। पहाड़ी व्यंजनों में पुए, भट्ट के दुबके, आलू के गुटके, कुकर का भात और मंडुए की रोटी समेत कई व्यंजन परोसे जाएंगे। कुछ चीज़ तो हम उगाते हैं, अभी मडुआ, जैसे मडुआ तो हम घर में उगा लेते हैं, जैसे मडुआ है, सरसों है, जखिया है, जैसे भट्ट, ये चीज़ हम पहाड़ से लाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर होती नहीं हैं। पहले तो यही लोग यही चीज़ खाते थे सारे और स्वस्थ भी रहते थे, 100 साल तक जीते भी थे। देखिए, बहुत अच्छी पहल है। अगर लोकल खाना, मतलब हमारा जो कुमाऊनी गढ़वाली खाना है, उसको टूरिस्ट के सामने परोसा जाएगा तो टूरिस्ट को एक नया स्वाद मिलेगा। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, खुद भी तो देखते हैं कि वहाँ का खाना हम जानने की उत्सुकता होती है हमारे अंदर। तो अगर हमें कुमाऊँ और गढ़वाल का खाना खाने को मिलेगा टूरिस्ट को, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पहाड़ के व्यंजन एक बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी होते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो हमारे प्राचीन काल से लेके कुमाऊनी खाना पहाड़ों में, जब भी हमारे कुमाऊं में, पहाड़ गढ़वाल में जब भी सर्व होता है, एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। हमने भी अपने होटल और रिजॉर्ट्स को रिक्वेस्ट किया है कि किसी न किसी मील्स में या खाने में कुमाऊनी व्यंजन को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, जिससे थोड़ा सा गेस्ट को भी लगे कि हाँ, एज ए दवाई के तौर पे भी हम उसको कुमाऊनी व्यंजन को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की चिंता है। ऐसे में पहाड़ी भोजन के प्रयोग से लजीज स्वाद का आनंद तो मिलेगा ही, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली हवालात में बंद एक आरोपी फरार हो गया। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप है। आरोपी के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीम अब उसकी तलाश कर रही है।